आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस बेसिकली आपके पास एक मैस वेटेड एवरेज पोजीशन है ऑफ ऑल मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपके पास एक बॉडी हो, जैसे कि यहाँ पर एक बैट है। अब ये जो बैट है ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उन पार्टिकल्स को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, तमाम जो बैट के इन पार्टिकल्स है ना, इन सब की मास वेटेड एवरेज लेनी है। तो मास वेटेड एवरेज जिस पॉइंट पर भी लाए करेगी उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एक सिनेरियो के अंदर ये जो पॉइंट है वो ये वाला होता, जिसको मैं भी मेंशन कर रहा हूं आपके लिए यहाँ पर ये, तो ये असल में आपके पास वो पॉइंट है जहां पर सारी की सारी मैस वेटेड एवरेज पोजीशन लाई कर रही है इस पूरे बैट की। तो ये वो पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ मैस है, यानी कि इस पॉइंट पर सारे का सारा मैस इस पूरे बल्ले का एक्ट कर रहा होगा। चलें मैं आपको एक और पिक्चर से सेंटर ऑफ मैस की खासियत बताता हूं। तो कंसीडर करें कि आपके पास एक ये बच्चा है और इस बच्चे को एक शरारत सूझती है, और शरारत सूझने पर यह क्या करता है कि एक बैट को हवा में थ्रो करता है, यूं जैसे ये आपको मोशन इसकी दिखाई दे रही है। अब बैट की ये हथी है और ये उसका बॉटम वाला पोर्शन है। अब आप इस पूरी मोशन में देख रहे होंगे कि बल्ला जो है ना वो बार बार घूम रहा है, ठीक है। पहले हथी नीचे है, फिर इस पॉइंट पे हथी ऊपर है, फिर यहाँ पर इस तरफ है, फिर यहाँ पर इस तरफ है। तो बार बार बैट का फेस क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है हर पॉइंट के ऊपर। लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मैस है, जो कि यहाँ पर इन डॉट ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, आप ये देख रहे हैं कि ये हर पॉइंट पर सेम रह रहा है। और ये जो सेंटर ऑफ मैस है बेसिकली इस बल्ले का यहाँ पर जो लाई कर रहा है, असल में इसके अंदर किसी किस्म की कोई रोटेशन पैदा नहीं होगी, बल्कि इसके इर्द गिर्द, यानी कि आप चाहे ऊपर हो यहाँ पर या इससे नीचे हो, तो इस पॉइंट पर जैसे ही कोई फोर्स लग रही होगी तो क्या पैदा होना शुरू हो जाएगी, रोटेशन। इसी वजह से ये बल्ला बार बार क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो रोटेट नहीं कर रहा। तो यानी कि सेंटर ऑफ मैस की खास बात ये होती है कि ये हमेशा ट्रांसलेटरी यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। अब वो जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, या वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर हो सकती है या फिर एक किसी कर्व पाथ पर, जैसे कि यहाँ पर जो पाथ फॉलो हो रहा है वो क्या है, एक पैराबोलिक पाथ है। तो चलें ये जो पाथ बल्ला फॉलो कर रहा है इसको मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, वो पैराबोलिक पाथ है। और ये स्पेसिफिकली जो पाथ है वो सेंटर ऑफ मैस फॉलो कर रहा है। तो फिर जितनी मैंने बातें बताई उनमें से ये अखज़ कर सकता हूं कि फोर्स एक्टिंग एट सेंटर ऑफ मैस पोजीशन प्रोड्यूसेस ट्रांसलेशनल मोशन। यानी कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर उसके सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन पर फोर्स एक्ट करेगी तो उसके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन पैदा होगी। यानी कि वो स्ट्रेट मूव करेगा, या तो एक स्ट्रेट पाथ पर या एक कर्व पाथ पर भी वो क्या कर सकता है, स्ट्रेट मूव कर सकता है। लेकिन उसकी सेंटर ऑफ मैस पर कोई रोटेशन पैदा नहीं होगी। सेंटर ऑफ मैस के अलावा अगर आप किसी भी और पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक रोटेशन पैदा हो जाएगी। इसी वजह से ये बल्ला घूम भी रहा है। अब यही बात हम एक और एनिमेशन से भी समझ लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने YouTube के चैनल फ्लिपिंग फिजिक्स से ली है, जिसका टाइटल है सेंटर ऑफ मैस इंट्रोडक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ये रॉड है, और उस रॉड की खास बात यह है कि उसके साथ यहाँ पर दो आइस क्यूब्स लगे हुए हैं, एक दाएं जानिब और एक बाएं जानिब। अब आपके पास आपको ना एक ये बड़े वाजिया तौर पे, जहां पर मेरा माउस का पॉइंटर, यहाँ पर एक ब्लैक पॉइंट नजर आ रहा है। तो ये जो ब्लैक पॉइंट है असल में ये इस पूरे सिस्टम का, यानी कि इस रॉड और ये दो आइस क्यूब्स को मिला के जो ये पोजीशन है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मैस है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले फोर्स एक लगाता हूँ यहाँ पर। तो अब आप क्या करते हैं कि इस एनिमेशन के अंदर यहाँ पर इस सेंटर ऑफ मैस वाली पोजीशन के अलावा बाएं जानिब पे फोर्स लगाएंगे। जब आप फोर्स लगाएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपका रॉड है और जिसके साथ दो आइस क्यूब लगे हुए, ये क्या करना शुरू हो गए, रोटेट यानी कि घूमना शुरू हो गया। तो यानी कि जब भी आप सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन के अलावा किसी पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो आपका बॉडी क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। अब सेकंड एनिमेशन जो कि यहाँ पर है, दाएं जानिब अब आप फोर्स लगा रहे हैं सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन से, तो अब भी ये क्या करने लग गया, घूमने लग गया। ये दाएं जानिब की फोर्स लगाने को बता रहा है, वो पिछली वाली एनिमेशन बाएं जानिब की। मैं इसकी बात कर रहा था कि यहाँ पर अब ये बाएं जानिब लगा रहा है और यहाँ पर ये दाएं जानिब लगा रहा है, किसके, सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन के साथ। तो उसकी वजह से वो रोटेशन पैदा हो गई थी। लेकिन अब जैसे ही आप सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन पर फोर्स लगाएंगे,
जिसको अब इस एनिमेशन में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आप ये वाले जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर आप फोर्स लगाएंगे, इस साइड पे आपको सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है उसके दाएं जानिब आप फोर्स लगाएंगे, जबकि इस सिनेरियो के अंदर आप सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है उसके बाएं जानिब फोर्स लगाएंगे। तो इसके अबाउट भी रोटेशन पैदा होगी और इसकी वजह से भी रोटेशन पैदा होगी, लेकिन जब आप सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन पे फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन पैदा नहीं होगी। तो इस चीज को भी आप देखिएगा। अब आप देख रहे हैं कि वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये अब अपनी उंगली लेके जा रहा है पास, और अब ये देखें, अब ये भी घूमने लग गया है, ये भी घूमने लग गया है, लेकिन ये आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर फोर्स लगा रहे हैं, इस वजह से इसके अंदर किसी किस्म की रोटेशन पैदा नहीं हुई थी। दोबारा एक दफा फिर देख लें आप ये, तो अब ये सेंटर वाला जो है ना, ये वाला, ये तो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा ना, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो जब भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे फोर्स लगेगी तो बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, और अगर उसके अलावा किसी पोजीशन पर फोर्स एक्ट करेगी तो आपकी बॉडी घूमेगी। अब हम बात करते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है इसकी पोजीशन को फाइंड कैसे किया जाता है एक इर्रेगुलर शेप के लिए। इर्रेगुलर शेप से मुराद मेरी कोई भी इस तरह की शेप, जैसे कोई टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दी। तो किसी भी इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए आपको एक क्लैंप स्टैंड चाहिए, एक प्लम्ब लाइन चाहिए और एक पीस ऑफ लैमिना चाहिए। तो ये जो शेप है इसमें आपके पास ये एक पीस ऑफ लैमिना है, यानी कि कोई इरेगुलर शेप है। ये एक क्लैंप स्टैंड है जिसके साथ आप ये पीस ऑफ लैमिना लगाएंगे, और ये आपके पास एक प्लम्ब लाइन है जो कि मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं ताकि दीवार को बिल्कुल सीधा चढ़ाया जा सके। अभी सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे होगा उसको हम एक एनिमेशन से समझ लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने YouTube के चैनल vt.physics से ली है, जिसका टाइटल है सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी GCSE फिजिक्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल। तो आपके पास ये एक इरेगुलर सी शेप है जिसका आप सेंटर ऑफ मास क्या करना चाहते हैं, फाइंड। जबकि वहां पर जो मैंने आपके लिए बताया था कि वो एक क्लैंप स्टैंड है, वो असल में ये है जिसको रीटॉर्ट स्टैंड भी कहते हैं। तो वो आपके लिए यहाँ पे लेबल भी कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक कॉर्क पिन है और ये एक प्लम्ब लाइन है। अब आपने क्या करना है कि ये जो अपनी इरेगुलर सी शेप है ना, इसके अंदर इसके एजेस यानी किनारों पर होल्स करना शुरू कर देना। सबसे पहले वो आपके लिए होल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक उसने दूसरा होल किया। अब वो क्या करेगा कि उसको लेबल कर रहा है 1 और 2 के साथ। अब वो उसको कॉर्क पिन के साथ लगा देगा और जहां पर ही रुकेगा उधर ही रोक लेगा इसको। और फिर ये क्या करेगा कि यहाँ पर आपके पास ये ना उसके साथ एक प्लम्ब लाइन अटैच करेगा। तो प्लम्ब लाइन जिस पॉइंट पर रुकेगी ना, वो उस जहां पर आपने होल किया है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेगा एंड तक, यहाँ तक। तो अभी आपके सामने वो करेगा जैसे कि यहाँ पर ये इस पॉइंट से मैच करेगा और ये लाइन लगा दी। यही स्टेप ये दूसरे होल के लिए दोबारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। पहले होल उधर फिट किया उसको, फिर जहाँ पे प्लम्ब लाइन रुकेगी वहां से उसको मार्क डाउन करना शुरू किया। अब क्या हुआ आपके पास कि आपने लाइन को इधर से जोड़ लिया। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, असल में यही आपके पास सेंटर ऑफ मास है। अब इस सेंटर ऑफ मास की खास बात ये होगी कि अगर इस पॉइंट के ऊपर आप अपनी उंगली रखेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अभी ये करके भी दिखाएगा आपको, देखिएगा जैसे कि ये आपकी उंगली रखेगा उसी पॉइंट के नीचे और आप ये देख रहे हैं कि ये बैलेंस हो चुका है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी पॉइंट पर रखता तो आपका ये जो इरेगुलर सी शेप है वो क्या हो जाती, गिर जाती। अब नीचे उसने पिन रख दी उसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, कॉर्क पिन। तो अब ये क्या हो रहा है, तकरीबन बैलेंस है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी किया।